आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी बच्चों। लेकिन इसी के साथ साथ आप लोगों को चाहिए पीडीएफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है केल्विन लाइव ऐप पर। कैसे मिल रहा है, क्या क्या है, यूट्यूब लाइव के जितने भी हमारे यूट्यूब लाइव हो रहे हैं उनके सबके पीडीएफ, चाहे हम आप बात करें अरियन के क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हो वो उनके पीडीएफ, एडुकार्ड के हो, ओसवाल के हो, वन शॉट के पीडीएफ, 10 इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर और विद सॉल्यूशन उनका पीडीएफ, पिछले 10 सालों में पूछे गए जितने भी सवाल हैं उनका पीडीएफ, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, मार्क वाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट अगर आपको चाहिए, ई बुक चाहिए कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज की, और अगर आप लोगों को अदर इंपॉर्टेंट पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को क्या करना है, केल्विन लाइव ऐप को अभी के अभी डाउनलोड करना है और इन सभी का एक्सेस मिल जाएगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। करना क्या है, आपको डाउनलोड करिए, स्टोर वाले सेक्शन में जाइए, पहले ही नंबर पर पीवाईक्यू और एसपी करके एक फोल्डर दिख रहा होगा, उसमें जाइएगा एंड एवरीथिंग इज देयर, एवरीथिंग इज देयर। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और टर्म 2 को फोड़ देंगे भाई। हाय लर्नर्स, दिस इज गौरव शर्मा, वेलकम टू केल्विन। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे आर एनवायरमेंट चैप्टर को और पूरी वीडियो में एक एक पॉइंट आप लोगों को समझ आएगा कि इस चैप्टर में क्या है। ये वन शॉट वीडियो आपको आपके पूरे के पूरे वो 4 से 5 नंबर देके जाएगी जो इस चैप्टर से जो सवाल आपके बन सकते हैं। तो अब आप इस पिक्चर से ही समझ पा रहे होंगे या इस नाम से समझ पा रहे हैं आर एनवायरमेंट कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम इस चैप्टर में हमारी सराउंडिंग में क्या क्या चीजें हैं उनके बारे में डील करेंगे। अब जैसे कि आप इस पिक्चर से समझेंगे जो आपको बहुत कुछ समझाने में हेल्प करेगी कि जैसे यहाँ पे सनलाइट आपको देखने को मिल रही है, हीट है, उसके अलावा ये बर्ड आपको देखने को मिल रहा है, ये ट्रीज हैं जो लैंड पे हैं, कुछ ऐसे भी ट्रीज हैं जो प्लांट्स हैं जो पानी के अंदर हैं, पानी दिख रहा है आपको, यहाँ पे पानी के अंदर रहने वाले बैक्टीरियाज हैं, फिशेज हैं, अदर एनिमल, यहाँ लैंड पे रहने वाले आपके एनिमल्स हैं, एल्गे हैं, काफी सारी चीजें। ये चीजें हमें बताती हैं कि जब ये मिलती है या जब ये कॉरस्पॉन्डिंगली वर्क करती हैं या जब ये एक साथ काम करती हैं तो क्या बनता है। तो बच्चों बनता है हमारा इकोसिस्टम। इस इकोसिस्टम में इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अलावा कई नॉन लिविंग चीजें भी प्रेजेंट होती हैं और जब ये लिविंग और नॉन लिविंग चीजें मिलती हैं या फिर ये जो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स मिलते हैं तो बनता है क्या, एक इकोसिस्टम। तो आसान शब्दों में बच्चों इकोसिस्टम का क्या मतलब हुआ। इकोसिस्टम का मतलब हुआ जहां पे आपके दो तरह के कंपोनेंट्स जो है वो प्रेजेंट हो, एक आपके बायोटिक कंपोनेंट्स और दूसरी तरफ आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स मिलकर जो है वो इसको बनाते हैं। बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स मिलकर इसको बनाते हैं। जब आप बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं। तो क्या सर बैक्टीरियाज नहीं आते? वो भी आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी इसी के अंदर आते हैं। चाहे आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी यहां पर ले सकते हो, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो ये भी इन्हीं के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो सर एबायोटिक में क्या आते हैं? देखो एबायोटिक यहां से नाम से ही पता लग रहा है हमें बच्चों, जब बायोलॉजी में किसी वर्ड के आगे ए लगता है तो उसका मतलब होता है नॉट, यानी कि ये हुआ नॉट बायोटिक। और जब हम नॉट बायोटिक के बारे में बात करते हैं तो नॉट बायोटिक का मतलब है जो लिविंग ना हो। क्या हो? जो लिविंग ना हो। और यहाँ पे हम इनके बारे में बात कर रहे हैं जो कैसे हैं, जो है लिविंग। और दोनों का ही आपस में इंटरेक्शन जब होता है तब क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो नॉट बायोटिक यानी कि नॉन लिविंग, तो ये कौन कौन हो सकते हैं? जैसे कि सॉइल हुई, जैसे कि लाइट है, ठीक है, जैसे कि लाइट है। लाइट के अलावा जैसे आप टेम्परेचर भी बोल सकते हो, ठीक है, टेम्परेचर है, सॉइल है, लाइट है। कुछ यहाँ पे आप एयर के बारे में भी बात कर सकते हो। सो देयर इज अ लॉट्स ऑफ कंपोनेंट जो इनको मिलके बनाते हैं। सो ये हुए आपके कुछ बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स। और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो बनता है क्या? तो बनता है आपका इकोसिस्टम, ठीक है जी। तो आसान शब्दों में मैं ये कहूं कि जब इन दोनों के बीच में इंटरैक्शन होता है बच्चों, जब इन दोनों के बीच में इंटरैक्शन होता है तो इनके इंटरैक्शन से क्या होता है? इनके इंटरैक्शन से इस इकोसिस्टम का फॉर्मेशन होता है। इनके इंटरैक्शन से इस इकोसिस्टम का बच्चों फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन होता है, बिल्कुल होता है।
क्या मुझे आप लोग एक बात बताइए कि अगर इनमें से कुछ भी ना हो या इनमें से कोई भी एक चीज ना हो, क्या उसका कुछ एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा बच्चों। कैसे? मान लीजिए कि अगर यहां से हम इस लाइट को ही हटा दें, मान लीजिए कि अगर हम यहां से इस लाइट को हटा दें तो क्या होगा सर? अगर लाइट नहीं होगी तो सर ये जो प्लांट्स हैं, यानी ये जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, अपना भोजन कैसे बनाएंगे? और सर अगर ये अपना भोजन नहीं बना पाएंगे तो सर एनिमल्स का क्या होगा? सर हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही बात। दूसरा, सर छोड़िए हम इसको नहीं हटा दे, सर हम इसको हटा देते हैं, सॉइल को। अगर हम सॉइल को हटा दें तो क्या? अगर हम सॉइल को हटा दें तो ये प्लांट्स कैसे डेवलप करेंगे फूड को बिना सॉइल के? नहीं सर, अगर टेम्परेचर ही ना हो, मतलब कोई टेम्परेचर रेंज ही ना हो, तब क्या होगा? तब भी इंपैक्ट पड़ेगा बच्चों। कई प्लांट्स ऐसे हैं जो हायर टेम्परेचर में फेल हो जाएंगे, मतलब टेम्परेचर वेरिएशन देखने को मिले, बहुत ज्यादा हीट है या बहुत ज्यादा कोल्ड है, तब भी प्रॉब्लम है ना। इसका मतलब बच्चों हमें इस बात से समझ आता है कि दोनों ही आपस में क्या करते हैं? इंटरैक्ट करते हैं, और इनके इंटरैक्शन से फॉर्मेशन होता है किसका? इकोसिस्टम का। और अगर इनमें से कोई भी एक फैक्टर पे या कोई भी एक फैक्टर कम या ज्यादा होता है, या अगर कोई भी एक फैक्टर ऐसा मानिए कि हट जाता है, तो पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर उसका इंपैक्ट देखने को मिलता है। राइट? आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि इकोसिस्टम क्या है। अभी इसे इकोसिस्टम में भी फर्दर हम इनका डिवीजन कर सकते हैं, वो हम आगे बात करेंगे। बच्चों जब ये चीजें मिलती हैं, जब ये इकोसिस्टम आपस में मिलता है, तो ये आगे जाके या मैं कहूं कि जब ये एनिमल्स इस इकोसिस्टम में मिलते हैं, जब बायोटिक कंपोनेंट्स आपस में मिलते हैं, ध्यान से सुनना, जब बायोटिक कंपोनेंट्स आपस में मिलते हैं तो बनती है आगे जाके फूड चेन्स। बच्चों इनका इंटरैक्शन तो हमें समझ आया, दोनों का, इन दोनों का इंटरैक्शन तो हमें समझ आया, लेकिन ध्यान रखिएगा जब ये मिलते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, तो बेटा ये आगे जाके फूड चेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फूड चेन बनाते हैं। सर ये फूड चेन क्या होती है? बच्चों इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं अभी आपको रफली यहाँ पे सिर्फ बता रहा हूँ, एक इंटरेक्शन दे रहा हूँ। बच्चों जब ये फूड चेन आपस में मिलती हैं, जब ये फूड चेन्स आपस में मिलती हैं, तो ये फूड चेन्स आगे जाके क्या बनाती हैं? जब ये फूड चेन आपस में मिलती हैं तो ये फूड चेन्स आगे जाकर बनाती हैं किसको? फूड वेब को। और यही इनका आपस में, इन एनिमल्स का या फिर इन प्लांट्स का, इन एनिमल्स का या फिर इन प्लांट्स का आपस में इंटरैक्शन होता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या बोला मैंने कि जब ये आपस में मिलते हैं, देखो प्लांट्स को खाएगा कोई एनिमल, कोई हर्बीवोर, हर्बीवोर को खाएगा कोई और अदर एनिमल। पढ़ा है ना तो लोगों ने, छोटी क्लासेस में ही पढ़ा है इनके बारे में। तो ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर के अंदर बच्चों पढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको ये तो समझ आया कि बायोटिक और ये बायोटिक कंपोनेंट्स मिलकर इकोसिस्टम बनाते हैं, और अगर कोई भी फैक्टर के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, या कोई भी फैक्टर अगर हटता है या कम ज्यादा होता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसका इंपैक्ट जो है, उसका इफेक्ट जो है वो इकोसिस्टम पे देखने को मिलता है। तो ये इकोसिस्टम हुआ आसान शब्दों में। अब देखिए अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम्स हो गए बच्चों, अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम हो गए। जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि एक नेचुरल इकोसिस्टम, आपको एक पिक्चर, बहुत सुंदर पिक्चर जो देखने को मिल रही है, जिसमें हम फॉरेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो एक फॉरेस्ट जो है एक नेचुरल इकोसिस्टम है, जिसके ऊपर एनिमल्स और जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। उसके अलावा ओशियन हो सकता है बच्चों, कोई ओशियन जो है वो भी एक आपका क्या है? एक नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर आता है। कोई एक रिवर हो सकती है, एक लेक हो सकती है, वो भी एक नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर आती है। बच्चों आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंदर कोई एक क्रॉप फील्ड हो सकती है, ठीक है, ये कोई क्रॉप फील्ड हो सकती है, वो एक नेचुरल आर्टिफिशियल यानी कि जो मैनमेड इकोसिस्टम होते हैं वो उसका परफेक्ट एग्जांपल है, ठीक है जी। उसके अलावा एक एक्वेरियम आप लोगों ने देखा होगा, जनरली कहीं भी आप जाते हैं तो एक्वेरियम आपने देखा होगा, ये भी एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंदर आता है। एक गार्डन है आपके एरिया में, आपने गार्डन बनाया है, वो गार्डन भी एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंदर आएगा, ठीक है जी। कुछ हो तो जो कंपोनेंट्स होते हैं बच्चों इकोसिस्टम के, इकोसिस्टम जिससे बनता है, जो हम बात कर रहे थे एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट से। बच्चों इस बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं प्लांट्स और एनिमल्स, और इनको फर्दर हम डिवाइड करते हैं। कुछ होते हैं प्रोड्यूसर्स, जिनको आप ग्रीन प्लांट्स का नाम देते हैं, जिनको आप ग्रीन प्लांट्स का नाम देते हैं बच्चों। उसके अलावा हमें यहाँ देखने को मिलते हैं जो कंज्यूमर्स होते हैं, कंज्यूम करने वाले। अब कंज्यूमर कौन हो सकते हैं? कंज्यूमर्स हर्बीवोर्स हो सकते हैं, जो कंज्यूम कर रहे हैं। हर्बीवोर्स क्या करते हैं? हर्बीवोर कंज्यूम कर रहे हैं सन की लाइट को, और वो उसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? केमिकल एनर्जी के अंदर। किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? केमिकल एनर्जी के अंदर, यानी कि लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें? केमिकल एनर्जी में। बच्चों कार्निवोर्स होते हैं, जो फ्लैश ईटर्स होते हैं, जो जानवरों का कच्चा मांस खाते हैं,
वो फ्लैश ईटर्स होते हैं, उन्हें हम कार्निवोर्स का नाम देते हैं, जैसे आपके टाइगर्स हो गए, लायंस हो गए, है ना, ये कच्चे मांस पे ज्यादा निर्भर होते हैं, फ्लैश पे ज्यादा डिपेंडेंट है। बच्चों ऑमनिवोर्स वो होते हैं जो दोनों खाते हैं, जैसे कि आपके ह्यूमंस हैं, है ना, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द ओमनिवोर्स आर द ह्यूमंस। उसके अलावा बच्चों पैरासाइट्स होते हैं एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन द होस्ट बॉडी। ये किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं? होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ये होस्ट आप भी हो सकते हैं। बच्चों पैरासाइट्स को जनरली अपने होस्ट से दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, एक होता है उनसे उसको रिक्वायरमेंट शेल्टर की, और दूसरी रिक्वायरमेंट होती है उनसे उनको उनके फूड की। और ये अपने होस्ट को बिना मारे उससे शेल्टर और फूड जो है वो लेते रहते हैं। तो जो पैरासाइट्स दो तरीके से हो सकते हैं, एक हो सकते हैं जो एक्सो पैरासाइट हो, और दूसरे हो सकते हैं जो एंडो पैरासाइट्स हो। कौन कौन से? एक एक्सो पैरासाइट और एक एंडो पैरासाइट। बच्चों एक्सो पैरासाइट्स वो होते हैं जो बाहर रह के, एक्सो मतलब बाहर, आउट, जो बाहर लेके शेल्टर और फूड अपने होस्ट से लेते हैं। जैसे कि बालों में लिसेस हो जाना, एनिमल्स की बॉडी पे टिक्स हो जाना, कीड़े आप लोगों ने जनरली देखा होगा डॉग्स के या कहीं बफेलो के, उनकी बॉडी पे टिक्स हो जाते हैं, लाल कलर के कुछ कीड़े से आप लोगों ने देखा, टिक्स बोलते हैं उन्हें। तो वो एक्सोपैरासाइट्स है, वो खून चूसते रहते हैं, ब्लड सक करते रहते हैं, और शेल्टर उनका हो गया हेयर्स जो हो गए जनरली। तो फूड और शेल्टर दोनों बाहर से मिल गया। टेप वॉर्म्स वगैरह होते हैं, वो भी बच्चों पैरासाइट्स के अंदर आते हैं, वो एंडोपैरासाइट्स होते हैं, इंटेस्टाइन को अपना घर बनाते हैं, एंडोपैरासाइट्स हो गए। तो इस तरह से हम देखते हैं कंज्यूमर्स को, राइट। फिर आते हैं डिकम्पोजर्स, जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे अपना उनको शिकार बनाते हैं। तो बच्चों प्रोड्यूसर्स में कौन आते हैं? प्रोड्यूसर्स में आ गए आपके, जनरली हम बात करते हैं सबसे सही कौन? ग्रीन प्लांट्स के बारे में। किसके बारे में? ग्रीन प्लांट्स के बारे में। सर ये चीज हम बहुत अच्छे से जानते हैं और एक बारी में भी हमको ये समझ आती है क्योंकि हम पहले भी इनके बारे में पढ़ चुके हैं। बच्चों कंज्यूमर्स के बिहाफ पे हम लोग फिर बात करते हैं। कुछ होते हैं प्रोड्यूसर्स, कुछ प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर। ये चीज हम आगे सीखेंगे जब हम फूड चेन को पढ़ेंगे। तो कंज्यूमर्स में कौन कौन हो गए? कंज्यूम करने वाले बेसिकली कंज्यूमर्स के अंदर आते हैं, जैसे कि हर्बीवोर्स, पीछे पड़ा इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ पे, या चलिए लिख ही देते हैं। हर्बीवोर्स आते हैं बच्चों इनके अंदर आप ग्रीन प्लांट्स का एग्जांपल पढ़ते हो। उसके अलावा आपके कार्निवोर्स आते हैं, इसके अंदर आप पीछे पढ़ चुके हो, उनके बारे में अभी मैंने बताया। उसके अलावा बच्चों इनके अंदर ओमनीवोर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, जो ओमनीवोर्स होते हैं। उसके अलावा बच्चों हम इसके अंदर बात करते हैं किसकी? पैरासाइट्स के बारे में। अभी मैंने आप लोगों को पैरासाइट्स के बारे में ही बताया कि ये एक्सोपैरासाइट्स हो सकते हैं या फिर ये एंडोपैरासाइट्स भी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन सभी के एग्जांपल्स भी अभी हम लोगों ने डिस्कस किए, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर डिकम्पोजर्स आते हैं। डिकम्पोजर्स वो होते हैं जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं, डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, मतलब वो डेड फूड्स खाते हैं। डिकम्पोजर्स होते हैं वो डेड फूड्स को अपना ज्यादातर अपना शिकार बन, जैसे कई इंसेक्ट्स हो गए, बैक्टीरियाज हो गए, वो सभी जो हमारे डिकम्पोजर्स के अंदर आते हैं। जो डेड प्लांट्स हो गए या एनिमल्स हो, तो बैक्टीरिया इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस। बैक्टीरिया हो गए, फंगस हो गई, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है इनका, ठीक है जी, डिकम्पोजर्स का, राइट। आगे चलते हैं। कुछ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होते हैं बच्चों, फ्रेश वाटर में जैसे पॉन्ड हो गया, रिवर हो गया, वो एक उसका बेस्ट एग्जांपल है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम भी हमें देखने को मिलते हैं जो लैंड पे होता है। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है बच्चे? जो लैंड पे हमें देखने को मिलता है। अब देखो इकोसिस्टम तो पानी के अंदर भी है ना, और इकोसिस्टम पानी के बाहर भी है, ध्यान से समझना। इकोसिस्टम पानी के अंदर भी है, ओशन के अंदर है या रिवर के अंदर है, अलग अलग तरीके से, है ना। तो जो फ्रेश वाटर में अलग इकोसिस्टम है, लैंड पे यानी कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम अलग हो गया। तो ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स आर मैनी, ये बहुत ज्यादा हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्यों? रीजन है, there are the different sorts of places on the earth because terrestrial ecosystem are so diverse, बहुत ज्यादा डाइवर्स है। it is difficult to generalize them। अलग अलग जगह बच्चे, फॉरेस्ट पे अलग है और दूसरे लैंड्स पे अलग है, मतलब अलग अलग काफी वास्ट है, क्योंकि बाहर ज्यादा रहने वाले जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जनसंख्या काफी ज्यादा है, उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। तो कुछ मोस्ट कॉमन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को अगर हम देखें तो जैसे कि रेन फॉरेस्ट में आपको अलग तरह का एक इकोसिस्टम देखने को मिलेगा। आप डेजर्ट्स में चले जाइए, है ना, मरुस्थल वगैरह जहाँ पे होते हैं वहां चले जाइए, वहां पे आपको अलग तरीके का देखने को मिलेगा। गहरे जंगलों में चले जाइए, फॉरेस्ट में, वहां पे आपको अलग तरह का टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम देखने को मिलेगा। आप किन्हीं ग्रासलैंड्स वाली जगह पे चले जाइए, वहां पे आपको अलग अलग तरह से देखने को मिलेंगे। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की वेराइटीज हैं। क्या सर हमको अपने एग्जाम्स के लिए याद रखनी है? बिल्कुल भी नहीं, यह आपके सिर्फ नॉलेज के लिए है कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम अलग हो गया, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम अलग हो गया, राइट, ओशियन इकोसिस्टम
अलग हो गया। ये सिर्फ हमने डिवीजन कर दिया कि अलग अलग जगह, पानी के अंदर, पानी के बाहर, पानी में भी फिर वैरायटी आ गई। अच्छा, साफ पानी है और ये खारा पानी है, अलग अलग तरीके के, समुद्र का पानी है, ये नदी का पानी है, अलग अलग तरह के इकोसिस्टम हमें देखने को मिलते हैं। ये आपके नॉलेज के लिए। ओशियन इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो ये दीज आर अमंग सम ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग इन द वर्ल्ड, स्पेशली इन वार्म वाटर्स। अलग अलग टाइप के वाटर्स होते हैं, शैलो वाटर हो गया, वार्म वाटर हो गया, कोल्ड वाटर हो गया। जितना ज्यादा पानी गहरा होता चला जाएगा उतना ठंडा होता चला जाएगा। जितना आप समुद्र की डीप जाएंगे, गहराई में जाएंगे, उतना पानी जो है वो ठंडा होता चला जाएगा। और जीव भी, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, वो भी अलग तरह के आपको देखने को बच्चों वहां पे मिलेंगे। तो स्पेशली इन वार्म वाटर सच एज दोज, द पैसिफिक ओशियन का बेस्ट एग्जांपल है जैसे। तो देयर आर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ ओशियन इकोसिस्टम के अलग अलग सॉर्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कई शैलो वाटर में, बहुत ज्यादा गहरा नहीं है, शैलो वाटर, डीप वाटर में अलग हो गया, वार्म वाटर अलग हो गया, कोल्ड वाटर अलग हो गया। तो अलग अलग जगह बच्चों अलग अलग टाइप से इकोसिस्टम हमें देखने को मिलते हैं। आप लोगों को लेकिन ये पढ़ने नहीं है, आपकी नॉलेज के लिए आपको लेकिन पता होने चाहिए। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज द फूड चेन बच्चों, दैट इज इंपॉर्टेंट, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर सवाल लगभग हर साल पूछा जाता है। कैसे पूछा जाएगा वो मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। फूड चेन, बट फूड चेन का मतलब क्या होता है? देखो, चेन का मतलब होता है एक सीरीज, है ना। चेन का मतलब क्या होता है? ये एक चेन है, ये एक सीरीज है ना। ये एक चेन हो गई, मान लो ये एक सीरीज हो गई। हम बात कर रहे हैं फूड की, तो फूड चेन, इसको बोलते हैं आहार श्रृंखला। चेन का मतलब क्या होता है? श्रृंखला। तो फूड चेन हो गई। तो चेन यानी कि दैट इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर देयर फूड। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंडेंट है, किसके लिए? फूड के लिए। अब ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स को खाते हैं कार्निवोर्स, है ना। तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि ग्रास के ऊपर डिपेंडेंट है डियर। क्या सर ये ग्रास भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट है? बिल्कुल बेटा, ग्रास डिपेंडेंट है सनलाइट के ऊपर, है ना। इसलिए बच्चों, जो सन जो होता है, सन को हम अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी का नाम देते हैं। जो इसीलिए हम जो सन है, सन को क्या बोलते हैं? सन जो है वो एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है ये, ठीक है। आप लोग पेन कॉपी लेके बैठते होंगे तो साथ साथ चीजें लिखते भी रहा करो, ठीक है जी। इसलिए हम इसको अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी का नाम भी देते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ग्रास को खाया बेटा डियर ने, और डियर को खा गया कौन? लायन। तो यहां एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, यहां एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। इसकी एनर्जी यहां चली गई, इनकी एनर्जी यहां चली गई, कुछ इस तरीके से। जब हम फूड चेन की बात करते हैं तो इसमें अलग अलग स्टेप्स हैं बच्चों, जिसको हम वेरियस स्टेप्स बोल रहे हैं। और इन वेरियस स्टेप पे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। एनर्जी तो ट्रांसफर हो रही है, यहां जो एनर्जी थी वो यहां चली गई, यहां जो एनर्जी थी यहां चली गई, है ना। तो इनको हम बोलते हैं डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल, जैसे कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल। तो अलग अलग तरीके से ट्रॉपिक लेवल्स हम इसमें देखते हैं। तो ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो गया, ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल हो गया, ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल हो गया। सर ये कितने ट्रॉपिक लेवल्स तक जा सकते हैं? तो बेटा T4 हो सकते हैं, T5 हो सकते हैं, और ज्यादा नहीं हो सकते। सर और ज्यादा क्यों नहीं हो सकते? उसका भी रीजन है जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो बेटा ट्रॉपिक लेवल क्या होता है? ये 1 मार्क की डेफिनेशन आप लोगों से पूछी जा सकती है। क्या होता है बेटा ट्रॉपिक लेवल में? द फूड चेन में जितने भी जो वेरियस स्टेप्स होते हैं, इन वेरियस स्टेप्स में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। और ये जो एनर्जी का ट्रांसफर हमें देखने को मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड द इन वन टू अनदर टू अनदर ट्रॉपिक लेवल्स में देखने को मिलता है, ठीक है जी। आगे देखो, ये एक फूड चेन है बच्चों। क्या है? ये एक फूड चेन है। जैसे यहाँ पे एक ये प्रोड्यूसर है जिसे हम फ्लावर का नाम देते हैं। देखो इसको कंज्यूम कर गया एक कैटरपिलर, और इस कैटरपिलर को कौन खा गया? इसको निशाना बनाया फ्रॉग ने। अब फ्रॉग पे नजर बनाए रखी थी किसने? स्नेक ने। और स्नेक पे किसने नजर बना रखी है? एक और, जिसको हम बोलते हैं आउल। ये सभी कंज्यूमर्स हैं बच्चों, ये सभी कंज्यूमर्स हैं। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, क्वाटनरी कंज्यूमर। बहुत ज्यादा कंज्यूमर्स नहीं हो सकते, उसका भी रीजन है, वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा। बहुत ज्यादा कंज्यूमर्स नहीं हो सकते। जनरली आप टर्शरी कंज्यूमर्स तक ही देखोगे। तो ये प्रोड्यूसर्स हैं, ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, राइट। फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शरी। बच्चों ये होती है एक फूड चेन, आहार श्रृंखला। देखो, और ये देखो ये अलग अलग तरह की फूड चेन है। फॉरेस्ट के अंदर जो हमें देखने को मिल रही है बच्चों, देखो ध्यान से, फॉरेस्ट के अंदर जैसे डियर को खा गया ये, और हर्बीवोर्स, यानी कि डियर एक हर्बीवोर है,
और ये खाएगा इन प्लांट्स को, और ये इसको खा गया एक टाइगर। देखो इसी तरीके से एक ग्रासलैंड पे फूड चेन है, ग्रासलैंड पे जो देखने को मिल रही है, ये छोटे प्लांट्स हैं, हर्ब्स हैं, श्रब्स हो सकते हैं, उनको इंसेक्ट्स आगे खा रहा है, उसको फ्रॉग खा गया, फिर उसको स्नेक खा गया, उसको हॉक ले गया, ईगल ले गया, लेट्स सपोज। ये फूड चेन है किसी पॉन्ड के अंदर, यहाँ देखो स्कॉर्पियन है, ये इसको ऊपर डिपेंडेंट है, इसको खा गई कोई फिश, फिश को खा गया ये बगुला, ध्यान से आप देख सकते हैं इसको। तो ये अलग अलग तरह की फूड चेन जो हमें देखने को मिलती है। अब इस फूड चेन की कुछ खूबियां भी होती हैं, है ना, ये फूड चेन के अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, दैट इज अनदर पॉइंट। तो जो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो फूड चेन चलती है वो हमेशा एक स्ट्रेट होती है, एक प्रोग्रेसिव स्ट्रेट लाइन होती है, सीधी चलती है, मतलब रिवर्स नहीं होती। कैसे नहीं होती? रिवर्स नहीं होती। ग्रास को खाया डियर ने, ग्रास को खा गया डियर, और डियर को खा गया लायन, तो ये हमेशा ऐसे ही चलेगी। ऐसा नहीं होगा कि लायन पहले इसको खाएगा, नहीं, क्योंकि वो उसका है ही नहीं कैरेक्टरिस्टिक, वो कभी घास खा ही नहीं सकता। तो हमेशा एक स्ट्रेट होती है और एक प्रोसीड करती है प्रोग्रेसिव स्ट्रेट लाइन के अंदर। स्ट्रेट लाइन के अंदर हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होता है। दैट इज अ अल्ट्रा इंपॉर्टेंट की पॉइंट कि हमेशा फूड चेन जो होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, यूनिडायरेक्शनल वे में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता ना कि ग्रास को खाया डियर ने और डियर को खाया लायन ने, तो इनको वापस से एनर्जी मिल जाए या वापस से यहाँ एनर्जी चले जाए, नहीं, एनर्जी तो कंजम्पशन हो गया, खत्म हो गई, वो तो ट्रांसफर हो गई, यहां से यहाँ, यहां से यहाँ ट्रांसफर हो गई। आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स तो खैर नहीं पढ़ा होगा, क्लास 10th के बच्चे, आप आगे पढ़ोगे, आप ऊर्जा के नियम है, आप लोगों ने क्लास 9th में भी सीखा होगा, जब आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ रहे होंगे अपनी केमिस्ट्री की बुक में, एटम्स एंड मॉलिक्यूल पढ़ रहे होंगे, वहां पे भी आप लोगों ने सीखा होगा कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा बेटा उसे हम ट्रांसफर करते हैं, वन टू अनदर ट्रांसफर करते हैं, राइट, ये चीज ध्यान रखनी है। सो यूनिडायरेक्शनल वे इन अ फूड चेन, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी में, फिर उसके बाद इस तरीके से सीरीज जो है चलती चली जाती है। यूजुअली अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं फूड चेन में, कुछ हो सकती है मैक्सिमम जो है यहाँ पे 5 ट्रॉफिक लेवल हो सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि एनर्जी कम होती चली जाती है, उसका रीजन है वो मैं भी आपको यहाँ पे आगे बताऊंगा, ठीक है जी। कुछ ऑर्गेनिजम्स ओमनिवोर्स होते हैं एंड दीज ऑक्यूपाई डिफरेंट ट्रॉफिक पोजीशन इन दी डिफरेंट फूड चेन। अल्ट्रा इंपॉर्टेंट अनदर पॉइंट, ओमनिवोर्स जो होते हैं वो आपको शुरुआत में भी देखने को मिल सकते हैं, बाद में भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि अब ह्यूमन जो है वो सांप भी खाता है और ह्यूमन जो है वो प्लांट्स को भी खाता है ना, तो डायरेक्टली उसने प्लांट्स उगाए और उसके बाद उसको खा लिया। अब वो अलग अलग फूड चेन में आपको अलग अलग जगह देखने को मिल सकते हैं जो ओमनिवोर्स होते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली हर्बीवोर्स भी हो सकते हैं और डायरेक्टली जो है वो कार्निवोर भी हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए हम उनको ओमनिवोर का नाम देते हैं। At each transfer, generally 80 to 90% of energy is lost as a heat in accordance with the second law of thermodynamics. 2 types of food chains हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन वो हमें आगे नहीं पढ़नी, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अब ये 80 to 90% वाला क्या है बेटा वो बताता हूं। दैट इज अ 10% लॉ। प्रोफेसर रेमंड लिंडमैन थे बच्चों, प्रोफेसर रेमंड लिंडमैन थे, ठीक है। प्रोफेसर रेमंड लिंडमैन ने क्या बोला? प्रोफेसर रेमंड लिंडमैन ने बोला कि जो एनर्जी है वो सिर्फ 10% ही ट्रांसफर होती है बच्चों। ध्यान रखिएगा कि मान लो कि ये कोई एक फूड चेन है, ये कोई आप बार बार एक फूड चेन आप लोगों ने जैसे पढ़ी, लेट सपोज ग्रास, यहाँ पे आ गया मान लीजिए डियर और यहाँ पे आ गया लायन। अब होगा क्या कि यहाँ जितनी भी जो एनर्जी है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे सिर्फ और सिर्फ 10% ही ट्रांसफर होती है, इसका 10% ही आगे जाएगा। ये लेट सपोज मान लो कि यहाँ पे कोई एक ग्रास है, ग्रास को खा गया इंसेक्ट, इंसेक्ट को खा गया फ्रॉग, फ्रॉग को खा गया स्नेक और स्नेक को ले गया ईगल, या मान लो चलो ह्यूमन ही खा गया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बच्चों ये जो है ये इसके पास जितनी भी एनर्जी होगी इसका सिर्फ आगे जो है 10% ही जाएगा, इसका सिर्फ आगे 10% ही जाएगा और इसका फिर आगे 10% जाएगा और उसके बाद फिर आगे इसका 10% ट्रांसफर होगा। बाकी का जो 80 to 90% है बच्चों, वो बाकी का जो 10% है या बाकी का जो 80 to 90% है ये कहां चला जाता है? बाकी का जो 80 to 90% है ये चला जाता है बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के अंदर। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के अंदर कहां चला जाता है? वेरी गुड, कम ऑन, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के अंदर। सर ये बायोलॉजिकल प्रोसेसेस कौन से हो गए?
ये बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो है बच्चों, इन्हें आप लाइफ प्रोसेसेस के बारे में भी लाइफ प्रोसेसेस के नाम से भी जानते हो, जिनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा है चैप्टर 6 के अंदर। और जैसे कि मैं बोलूं कि डाइजेशन की प्रक्रिया है, उसके अलावा आप लोग जानते हो कि एक्सक्रीशन की प्रक्रिया है, उसके अलावा आप लोग जानते हो कि रेस्पिरेशन की प्रक्रिया है, उसके अलावा आप लोग जानते हो कि रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है, ये सभी है ना, रिप्रोडक्शन हो गया, मतलब ये सभी बच्चों, ये सभी एक्टिविटीज करने में बाकी की 80 to 90% एनर्जी जो है वो ट्रांसफर खत्म हो जाती है। तो इसलिए कुल मिला के 10% ही ट्रांसफर होता है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में। एक चीज और हमेशा ध्यान रखिएगा कि ग्रीन प्लांट जो है वो सनलाइट जितनी भी उसका एनर्जी दे रही है उसका सिर्फ 1% ही कैप्चर करते हैं, ठीक है। ये ग्रीन प्लांट कितना है, जितनी भी सन की तरफ से उसकी एनर्जी आ रही है सन की तरफ से, उसका सिर्फ 1% ही ट्रांसफर करते हैं, और इसका जो भी 1% होगा इसका 10% जो है वो आगे ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो ये 10% आगे सिर्फ ट्रांसफर होता है हर एक ट्रॉफिक लेवल में। प्रोड्यूसर तो सिर्फ 1% लेते हैं सनलाइट का। क्वेश्चन कई बार ऐसा आता है कि इतने किलो जूल सन के पास एनर्जी है, तो बताओ इसके पास कितनी आएगी, ग्रीन प्लांट्स के पास, तो उसके पास सिर्फ 1% आएगी, और 1% के बाद यहाँ पे कितनी ट्रांसफर होगी, 10% ट्रांसफर होगी। जैसे यहाँ पे 5000 किलो जूल है तो यहाँ पे उसका 10% आएगा, 500 हो गया, 500 है तो यहाँ पे कितना आएगा, 50 हो गया, 50 के बाद फिर उसका 10%, मतलब कुल मिला 5 हो गया, फिर 0.5 हो गया। इस तरह से बच्चों से 10% ही आगे ट्रांसफर होता है। तो बाकी का 90% कहां गया, बाकी का 90% इन लाइफ प्रोसेसेस के अंदर निकल जाता है कंज्यूम करने में, राइट। तो प्रोफेसर रेमंड लिंडमैन ने इसके बारे में हमें बताया था। अब आगे देखिए जरा, ये आप लोगों ने अपनी प्यारी सी एनसीईआरटी में इसको जरूर देखा होगा। तो देखो जरा यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देखो ये हुआ पहला ट्रॉफिक लेवल, देखो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स है बच्चों, ये सभी अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स हैं। यहाँ पे आपको प्रोड्यूसर्स भी देखने को मिल रहे हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर कोई हो गया, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, और फिर टर्शरी कंज्यूमर हो गया, देखने को मिल रहे हैं ना आपको, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शरी, इस तरह से। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ पे मान लीजिए कि प्रोड्यूसर के पास 1000 किलो जूल एनर्जी है। किलो जूल क्या है बच्चों, किलो जूल आप लोग जो पढ़ रहे हो वो एक इकाई होती है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा किलो जूल के बारे में। जूल जो है वो एनर्जी की इकाई होती है। अब किलो जूल यहाँ पे 1000 किलो जूल है, यहाँ देखो उसका 10% कितना हो गया, 100, फिर उसका 10% देखो 10 हो गया, और उसका 10% 1 हो गया, तो सिर्फ 10% ही ट्रांसफर हो रही है। आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ ग्रेजुअली एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इस ग्रेजुअली एनर्जी के डिक्रीज होने की वजह से, यही रीजन है बच्चों जो मैं पिछली बार आपको कह रहा था कि आगे बताऊंगा, यही रीजन है कि फूड चेन जो होती है उसमें बहुत ज्यादा ट्रॉफिक लेवल नहीं हो सकते। फूड चेन जो है इसलिए उसके अंदर बहुत ज्यादा ट्रॉफिक लेवल नहीं हो सकते, 3 या 4 या मैक्सिमम 5 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं देखने को मिलते। तो ये ग्रेजुअल डिक्रीज होने की वजह से, क्योंकि एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, लगातार कम होती चली जा रही है, तो आगे कुछ बचेगा ही नहीं इस वजह से, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज अच्छे से समझ आई हो। तो आप देख सकते हैं ये एक एनर्जी पिरामिड है बच्चों, सन एनर्जी जा रही है यहाँ पे देखो, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के पास हमें देखने को मिल रही है। ये ग्राफ आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो देखो यहाँ पे इसका 10%, फिर उसका 1%, फिर उसका 0.1%, फिर उसका 0.01% आगे ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है जी। आगे चलते हैं बच्चों, फिर अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, फिर वही जो आपकी जितनी भी जो फूड चेन्स मिलके फूड वेब को बनाती हैं, बहुत सारी फूड चेन जब मिल जाती हैं बच्चों तो फूड वेब का निर्माण होता है। अब देखो दैट इज इंपॉर्टेंट, बायोलॉजिकल कॉन्सेंट्रेशन या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द हार्मफुल केमिकल इंक्रीजेस विद एवरी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन। बच्चों कोई भी फूड चेन होती है और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है ना बच्चों, क्या होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी या फिर वो अपने मेटाबॉलिज्म को शो करते हैं, जिसमें उनकी एनर्जी बन भी रही है, टूट भी रही है, बहुत सारी चीजें होती है, वेस्ट भी बन रहा है, काफी सारी चीजें हैं, राइट। तो बच्चों क्या होता है, अब जब कोई एनिमल यानी कि उसकी बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी तो बन रहे हैं, भाई आप हैं, आप फूड लेते हो, उसका ब्रेक डाउन करते हो, और उसी में से कहीं ना कहीं आपके जो टॉक्सिक्स होते हैं, वेस्ट होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में बाहर निकल रहा है, लगातार यूरिन की फॉर्म में भी बाहर निकल रहा है ना बेटा।
उसके अलावा फेशियल मैटर जो है, फेशियल मैटर की फॉर्म में भी, फिशेस की फॉर्म में भी बाहर निकल रहा है। तो ये क्या है, ये आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी से ही तो बन रहा है, जहाँ पे एनर्जी बन भी रही है और वेस्ट भी बन रहा है, हो रहा है ना, करेक्ट। तो ये हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस बनने लगते हैं, तो यही क्या है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। हर एक ट्रॉफिक लेवल में बेटा क्या हो रहा है, धीरे धीरे बन रहा है। देखो इसने खाया, कैसे बढ़ रहा है, देखो ग्रास है, ग्रास को खाया इंसेक्ट ने, इंसेक्ट को खाया किसने, फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया किसने, स्नेक ने, और स्नेक को खा गया कौन, एक ह्यूमन खा गया। ठीक है, अब देखो जो यहाँ पे इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का जो वेस्ट था वो यहाँ चला गया, इन दोनों की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का वेस्ट था वो फ्रॉग में चला गया, इन तीनों की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का वेस्ट था वो कहां चला गया, यहाँ चला गया, और इन चारों की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का वेस्ट था वो कहां चला गया। ओ, अब मन में कई बच्चों के सवाल आया होगा, सर इसका मतलब हम तो सबसे ज्यादा केमिकल टॉक्सिक सब्सटेंसेस लेके घूम रहे हैं, यानी कि हमारी बॉडी में तो सबसे ज्यादा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है। बिल्कुल, तो बेटा कंसंट्रेशन जो होती है हार्मफुल केमिकल्स की वो इंक्रीज होती है, क्योंकि हर एक ट्रॉफिक लेवल पे, तो ये एक ट्रॉफिक लेवल हुआ है, दूसरा हुआ है, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, तो हर एक ट्रॉफिक लेवल पे बढ़ रही है जो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या फिर जो टॉक्सिक लेवल है ना। तो इसका मतलब जो सबसे ऊपर टॉप पे होगा, है ना, ये तो आपको समझ आया ना कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है सर, एक पारी में अच्छे से समझ आया। तो बेटा इसका मतलब जो सबसे ऊपर टॉप पे होगा फूड चेन में, उसकी बॉडी में सबसे ज्यादा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी होगी। सो अकॉर्डिंग टू दिस फूड चेन, ह्यूमन में सबसे ज्यादा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इस फूड चेन के अकॉर्डिंगली देखने को मिलेगी। ठीक है जी, ये बात समझे अच्छे से, आगे बढ़ते हैं। तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सच केमिकल गेट्स एक्यूमुलेटेड इन द ह्यूमन बॉडी बिकॉज ह्यूमन ऑक्यूपाई एट द टॉप लेवल इन द फूड चेन, क्योंकि ह्यूमन कहां पे है, टॉप लेवल पे है। अगर ह्यूमन नहीं हो तो कोई और होगा, तो उसकी बॉडी में वो देखने को मिलेगी। ठीक है जी बच्चों, ये एक फूड वेब है। आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट अच्छे से समझ आ रहा होगा देखते ही फूड वेब, कि एक ऑर्गेनिज्म को कोई दूसरा भी आसानी से खा सकता है, वो फूड वेब है। बहुत सारी फूड चेन मिल रही हैं, तो ये एक फूड वेब को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बच्चों आगे जो हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे ओजोन लेयर आती है। ये ओजोन लेयर्स क्या है, ओजोन लेयर जो है, ओजोन लेयर एक वो लेयर है बच्चों, एक तरीके से जो हमें प्रोटेक्शन का काम दे रही है। ओजोन लेयर जो हमारे लिए एक ब्लैंकेट का काम करती है। किसका काम करती है, ब्लैंकेट का, जो हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से सन की बचाती है, जिससे कि हमारी अर्थ जो है उसके डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में ना आ पाए। ये देखिए, ये अल्ट्रावायलेट ए रेज है, अल्ट्रावायलेट बी है, अल्ट्रावायलेट सी रेज है, जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। और ये जो एक बाहर है, ये आपकी अर्थ के सराउंडिंग में देखिए, ये एक ओजोन लेयर है, जो कि आपको एक शील्ड का काम कर रही है, प्रोटेक्शन का काम कर रही है, कि जिससे कि हम डायरेक्टली इसके कांटेक्ट में ना आ पाए। तो ओजोन लेयर और द ओजोन शील्ड इज अ रीजन ऑफ अर्थ स्ट्रेटोस्फेयर। अलग अलग लेयर्स आपको देखने को मिलती है बेटा, तो ये स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। कई बार सवाल पूछ लेते हैं, तो ये स्ट्रेटोस्फेयर में देखने को मिलती है। अलग अलग लेयर्स होते हैं ना आपकी अर्थ में, तो ये अर्थ के बाहर, तो ये स्ट्रेटोस्फेयर में है, दैट एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द सन्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो इसको एब्जॉर्ब कर लेती है ये। ठीक है, ओजोन लेयर इज मेनली फाउंड इन द लोअर पोर्शन ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर। कहां पे, लोअर पोर्शन में स्ट्रेटोस्फेयर के, एक अपर में एक लोअर में, तो लोअर में है। अप्रोक्सीमेटली 20 to 30 किलोमीटर्स अबव द अर्थ, ऑल्दो इट्स थिकनेस वेरीज सीजनली एंड ज्योग्राफिकली भी। अच्छा, ये ऊपर जब हम जा रहे हैं यहां से, तो लगभग 20 से 30 किलोमीटर के बाद हमें देखने को मिलती है। फॉर्मेशन कैसे होता है ओजोन मॉलिक्यूल का। अच्छा, अगर ये लेयर ना हो तो क्या होगा, अगर ये लेयर ना हो बच्चों, तो हमें कई बीमारियां भी लग सकती हैं, जैसे कि स्किन कैंसर हो सकता है, हमारी अर्थ पे जो सॉइल है वो इनफर्टाइल हो सकती है, एनिमल्स पे भी उसका और भी दुष्प्रभाव, हार्मफुल इफेक्ट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। देखो, जो हाई एनर्जी होती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की, बच्चों क्या करते हैं, हमारे जो O2 मॉलिक्यूल है, इस O2 मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन करते हैं। और जब ये O2 मॉलिक्यूल, यानी कि ये जब इन पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़ती है, तो बच्चों ये फ्री एटम्स के अंदर इनका ब्रेक डाउन हो जाता है। किसके अंदर, फ्री एटम्स के अंदर इनका ब्रेक डाउन हो जाता है। और जब ये फ्री एटम्स कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ, ये अपने आप में एक फ्री एटम है, ये अपने आप में एक फ्री एटम है। जब ये फ्री एटम कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ,
तो क्या बनता है, ओजोन का यानी कि O3 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। कई बार सवाल आ जाते हैं बच्चों, आपको ये रिएक्शन एनसीईआरटी में देखने को मिलती है, और कई बार सवाल आ जाते हैं कि आपसे इनकी लेबलिंग पूछी जाती है कि यहां पर क्या है। जैसे मान लो कि यहाँ पे ए कोई लिखा हुआ है, जैसे मानो यहाँ पे कोई बी लिखा हुआ है, और मान लीजिए यहाँ पे आपसे लिख दिया सी, तो आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि आइडेंटिफाई द ए बी एंड सी एंड राइट द रोल ऑफ द सी, राइट द रोल ऑफ द सी एंड राइट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द बी। इस तरह से सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है। ओजोन डिप्लीशन क्या हुआ था, क्या था ये, तो बच्चों रिसेंटली जो डिस्कवर्ड हुआ था कि जो ओजोन लेयर है वो गेटिंग डिप्लेटेड यानी कि पतली हो रही है, कमजोर हो रही है। ओजोन डिप्लीशन जो था वो डिस्क्राइब करता है टू रिलेटेड इवेंट्स को जो ऑब्जर्व हुए थे 1970s के अंदर। आप लोगों ने सुना होगा कि एंटार्क्टिक रीजन में देखने को मिले थे, होल देखने को मिला था, शायद आप लोग क्लास 9th में भी इसके बारे में बच्चों पढ़ते हो, है ना। तो ये एक्टिविटीज हमें देखने को मिली, ये एक्टिविटीज हमें देखने को मिली। सो द डिक्रीज इन द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर ओवर अंटार्कटिका दैट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 1985 में पहली बार देखने को मिला एंड वाज टर्म्ड एज अ ओजोन होल। द डिक्रीज लिंक टू एक्सेसिव यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स लाइक द क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपसे इसका एक नाम पूछते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो ज्यादा एक्सेसिव प्रोडक्शन या एक्सेसिव प्रोडक्शन जब होगा तो एक्सेस यूज भी होगा। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एसीज वगैरह में, रेफ्रिजरेटर्स में, उनमें इस्तेमाल किया जाता था। अब उसका हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिला कि डिप्लीट होने लगी, और जब ये डिप्लीट होने लगी तो टेम्परेचर्स वेरिएशन आने लगी, कई प्रॉब्लम्स देखने को मिले, हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को मिले। तो ये यूज की जाती थी वहां पे, ठीक है जी। लेकिन आज के टाइम पे हमारे पास एक ऑल्टरनेट ऑप्शन है इसको, क्योंकि बच्चों इस पे एक प्रोटोकॉल लगा जिसको कायोटो प्रोटोकॉल्स के नाम से भी जानते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। आपसे इसका नाम पूछ लिया जा सकता है। तो जो यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रोग्राम था, यूएनईपी ने ये कहा कि हम इसके प्रोडक्शन पे ही बैन लगा देंगे। तो सीएफसी के प्रोडक्शन पे 1986 लेवल पे ऑल कंट्रीज में बैन लगा दिया गया। एक मीटिंग हुई जिसमें ये फैसला लिया गया कि हम इसके प्रोडक्शन पे ही बैन लगाएंगे। तो प्रोडक्शन पे बैन लगाना बच्चों बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आप उसको सिर्फ बेचना बंद कर दो या आप रखोगे नहीं इसको, यही चीज होनी चाहिए बाकी की चीजों के लिए भी, कि अगर आप चाहते हैं कि लोग कैंसर से कम पीड़ित हो तो आप डायरेक्टली आप जो भी गुटखा वगैरह है, जो लोग तंबाकू खाते हैं, आप रखने पे क्यों बैन करते हो? आप सीधा का सीधा उसका प्रोडक्शन बंद करो ना। अगर आप चाहते हो कि लोग ना खाएं या कम एज के बच्चे ना खाएं उसको, तो आप सीधा प्रोडक्शन में बंद करो ना, अगर सीरियसली अगर आप उसको बंद करना चाहते हो। लेकिन उसको हम कर भी नहीं सकते, एकदम से बंद नहीं कर सकते, राइट। तो अब उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। अच्छा टैक्स देखने को मिलता है, अच्छा पैसा आता है उससे सरकार के पास भी, तो इसलिए डायरेक्टली बंद उसको नहीं करते हैं। तो अगर करना ही है आपको तो सीधा का सीधा उसका प्रोडक्शन पे बंद करो। तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो अपने आप वो बिकना बंद हो जाएगा और उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है सामने आने लगेंगे। तो यही चीज यहाँ यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरमेंट प्रोग्राम ने किया था, जिसमें उन्होंने कायोटो प्रोटोकॉल इसको नाम दिया गया था बच्चों, ठीक है जी। फिर हम बात करते हैं मैनेज कैसे कर सकते हैं हम गार्बेज जो हम प्रोड्यूस करते हैं। सबसे ज्यादा जो हार्मफुल इम्पैक्ट पहुंचा रहे हैं अपनी अर्थ को, वो हम ह्यूमंस ही हैं, राइट जी, एकदम। तो वेस्ट मैनेजमेंट जो होता है आर द एक्टिविटीज एंड द एक्शन रिक्वायर्ड टू मैनेज वेस्ट फ्रॉम इट्स इंसेप्शन टू इट्स फाइनल डिस्पोजल। फाइनल डिस्पोजल से पहले उसका इंसेप्शन करना, यानी कि उसको वेस्ट को हम डायरेक्टली ना फेंकें, उसको हम किस तरीके से फिल्टर करके कर सकते हैं। जैसे कि आप सीवेज ट्रीटमेंट्स वगैरह में भी देखते हो। हालांकि सीवेज ट्रीटमेंट आप यहाँ पे नहीं पढ़ते इस लेवल पे, आप उसको क्लास 12th में पढ़ते हो सीवेज ट्रीटमेंट को। अब देखो आप क्या पढ़ते हो, लेकिन हम जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैसियस हर एक टाइप का जो डिफरेंट मेथड्स होता है डिस्पोजल का, मैनेजमेंट का। इवन आप लोगों ने, अगर मैं बहुत छोटी सी बात कहूँ तो आप लोगों ने देखा होगा कि डिफरेंट टाइप के डस्टबिन्स आपको देखने को मिलते हैं। कहीं गीला के लिए नीला है, सूखे के लिए हरा है, मतलब इस तरीके से आपको बीन्स देखने को मिलते हैं। गीला कचरा इधर डालें और सूखा कचरा इधर डालें, है ना, उस तरीके से मैनेजमेंट है। तो वेस्ट मैनेजमेंट डील करता है विद ऑल टाइप्स ऑफ वेस्ट इंक्लूडिंग दी इंडस्ट्रियल वेस्ट हो, चाहे सबसे ज्यादा जो हार्मफुल इम्पैक्ट पहुंचाता है, बायोलॉजिकल और जो हाउस होल्ड वेस्ट होते हैं, अलग अलग तरीके के। रिसाइकलिंग्स होती हैं वेस्ट की, रिसाइकलिंग मटेरियल पुट इनटू रिसाइकलिंग बीन्स अलग अलग होते हैं, गेट अ न्यू पर्पस आफ्टर बीइंग द प्रोसीड एंड टर्न इनटू द न्यू सिमिलर प्रोडक्ट्स। रिसाइकल करना, रीयूज करना, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है जी। तो जो सबसे ज्यादा जो मोस्ट कॉमन रिसाइकेबल आइटम्स हैं, जैसे कि प्लास्टिक है, पेपर है, ग्लास है और एल्यूमिनियम है,
इनको हम रिसाइकल कर सकते हैं। रिसाइकल माने कि वापस से हम इसका यूज कर सकते हैं। देखिए कुछ मेथड्स हैं वेस्ट मैनेजमेंट के, जैसे कि कंपोस्टिंग होता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है बच्चों। क्या है? ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अब इसमें क्या करते हो आप, जितने भी जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं हम क्या करते हैं उसको, हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं बेसिकली, और एक हम उसमें कंपोस्ट बना लेते हैं, है ना, मैन्योर जिसमें आप बनाते हैं, मैन्योरिंग जिसको आप बोलते हो, तो इससे हम क्या बना लेते हैं, मैन्योर बना लेते हैं, खाद बना लेते हैं। इसी तरीके से एक होती है वर्मी कंपोस्टिंग, पढ़ा है आप लोगों ने। मैं इसको थोड़ा लाइटली इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हम लोग ये पढ़ चुके हैं पहले, आप लोग इसके बारे में। तो ये एक वर्मी कंपोस्टिंग हो गया जैसे, है ना। वर्मी कंपोस्टिंग में जहाँ पे कौन होते हैं, वर्म्स की हेल्प से इसको पतला किया जाता है। वर्म्स क्या करते हैं, इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उनका ब्रेक डाउन करते हैं और उसमें अपना वो वेस्ट मटेरियल वहीं छोड़ते हैं, जो कि खाद बनाने का आगे जाके काम करता है। इंसिनरेशन क्या होता है? इंसिनरेशन होता है बच्चों की, हम इसमें एक ये प्रोसेस है जहां पे हम बर्न करते हैं सब्सटेंसेस को बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर, और अल्टीमेटली हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं किसके अंदर, ऐश के अंदर, राख के अंदर। ठीक है जी। तो इंसिनरेशन क्या है, एक प्रोसेस है बेसिकली। तो यूजुअली हम इसमें मोर देन 10,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 1000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10,000 डिग्री सेल्सियस तक हम उसको बर्न करते हैं। डिपेंड करता है कि सामने क्या चीज है। ठीक है, तो वो होती है इंसिनरेशन। मैन्योर फिर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, दे कैन आल्सो बी यूज्ड इन बायोगैस प्लांट्स में हम मैन्योर का यूज करते हैं। इससे हम मीथेन बनाते हैं, आगे जाके मीथेन बनाते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड है बेसिकली, फिर मीथेन का यूज किया जाता है, इको फ्रेंडली है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन फ्री है, उसके अलावा सस्ती पड़ती है, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आता। तो वेस्ट कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ बायोगैस प्लांट टू जनरेट अ बायोगैस, एंड बायोगैस के अंदर आपकी जो आती है 2-3 गैस आती है, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गई, और सबसे ज्यादा अमाउंट में मीथेन होता है उसके अंदर, CH4 75%, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड वो सके। बायोगैस एक चीप सोर्स है, सस्ता है ऑफ फ्यूल का, एंड मैन्योर एंड चीप फर्टिलाइजर भी हम उसको यूज करते हैं। जो वेस्ट बचता है इसमें भी, उसको भी हम आगे यूज कर लेते हैं। फिर आते हैं बच्चों आपके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन कौन से होते हैं। बायोडिग्रेडेबल वर्ड से ही समझ आ रहा है, बायो का मतलब है लिविंग, बायो का मतलब है लिविंग, और डिग्रेड का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि डिग्रेड करना। तो जनरली जो बायोडिग्रेडेबल यूज किए जाते हैं जिनके ऊपर माइक्रोबियल एक्शन होता है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट होते हैं जिनके ऊपर बच्चों माइक्रोबियल एक्शन होता है। कौन सा एक्शन? माइक्रोबियल एक्शन होता है। तो इस माइक्रोबियल एक्शन की वजह से आसानी से हम इसको डिकम्पोज कर पाते हैं बाय नेचुरल एजेंट्स। हम इनको डिकम्पोज कर पाते हैं बाय द नेचुरल एजेंट, जैसे कि वाटर है, ऑक्सीजन है, यूवी रेज है, और सन है, एसिड है, और स्पेशली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम बात करते हैं कई बैक्टीरियाज के बारे में भी स्पेशली। ठीक है जी। तो बच्चों कई एंजाइम्स ऐसे रिलीज करते हैं जो इसको आसानी से डिकम्पोज्ड कर पाते हैं। तो बेसिकली इसलिए मैंने बोला माइक्रोबियल एक्शन, एक एंजाइमिनल एक्शन, जिसमें आपकी ये पील आप देख सकते हैं, आपका किचन का वेस्ट है, ये आपका फ्रूट वेस्ट है, वेजिटेबल वेस्ट हो सकती हैं, कुछ भी पील्स वगैरह हो सकते हैं इसमें, कुछ भी। So when a dead or leaf banana peel is thrown outside, its action upon these several microorganisms like the bacteria, fungus or small insects in a time of period. फिर आते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं बेटा जिसके ऊपर माइक्रोबियल एक्शन काम नहीं करता, माइक्रोबियल एक्शन काम नहीं करता। ठीक है, एंजाइमेटिक रिएक्शन नहीं होती। प्लास्टिक बैग्स वगैरह आप इन कैंस को इनको ऐसे ही छोड़ दो, आप इनको ये हजारों सालों तक ऐसे ही रहेंगे, ये डिग्रेड नहीं होंगे, और इनके हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। सॉइल जो है इनफर्टाइल हो सकती है। आप अगर इनको बर्न करोगे, उसके बर्न करने के बाद भी इनमें से जो पॉइजनस गैसेस निकलती हैं वो आपके पोल्यूशन को ऑलरेडी बहुत ज्यादा हार्म करती है। राइट, तो ये देखने को हमें मिलता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में। भाई केमिकल एक्शन सब पे नहीं होता ना। इवन अगर सोचिए बच्चों, सोच के देखिए कि अगर केमिकल एक्शन सभी चीजों पे होने लगता तो ऐसे तो हम भी कुछ भी खा लेते। भाई एंजाइम तो आपकी बॉडी में भी बनते हैं ना। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप प्लास्टिक की चेयर खाने लगोगे या फिर आप कोयला खाने लगोगे। ऐसा थोड़ी है कि मैं आपको बोलूँ कोयला खा लो, ठीक है, आपको उससे एनर्जी मिल जाएगी, या प्लास्टिक की चेयर खा लो, आपको उससे एनर्जी मिल जाएगी। आपके पास वो एंजाइम से नहीं हो जो उसको पचा पाए। इसी तरीके से यहाँ वो एंजाइम्स नहीं हो पाते, जो नेचुरल एजेंट्स हैं वो उनके पास वो एंजाइम्स नहीं है जो इसको डिकम्पोज कर पाए। ठीक है जी, कुछ ऐसा समझ। तो ये होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तो हमें इनका यूज कम करना चाहिए। इवन वही फिर बात, काम अगर हमें करनी है तो क्यों ना इसके सीधा प्रोडक्शन पे ही बैन लगा दिया जाए, है कि नहीं। तो क्योंकि यूज तो कम होगा नहीं, जब तक चीजें मिलती रहेगी तब तक आप ड्रिंक को पीते रहोगे या लाते रहोगे, या कोई भी कैन आप लाते रहोगे, पीते रहोगे, उसका स्वाद लेते रहोगे सॉफ्ट ड्रिंक का XYZ।
तो क्यों ना उसकी फिर प्रोडक्शन पे टारगेट बैंड लगा, जो कि पॉसिबल ना के बराबर है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलती हैं बच्चों, राइट। तो एवर इंक्रीजिंग द लोड ऑफ द नॉन बायोडिग्रेडेबल ट्रैश इज अ ग्रोइंग कंसर्न ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड कैन सेवरल कंट्रीज। धीरे धीरे इनका प्रोडक्शन जो है धीरे धीरे बढ़ी रहा है। ये चीज़ें हमें इस नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में देखने को मिलती है। प्रोडक्शन बढ़ रहा है, यूजेस बढ़ रहा है, हम डिपेंडेंट हो रहे हैं इन चीज़ों के ऊपर, दैट्स इट। तो ये डिफरेंस है बच्चों। एक क्वेश्चन बन सकता है आपका यहाँ से कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में वेस्टेज में डिफरेंस क्या है। तो आप इसमें बता सकते हैं कि एंजाइम रिएक्शन का पॉइंट, और इसके अलावा एग्जांपल्स के साथ भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर आर एनवायरनमेंट। आई होप कि मैंने अगर आपकी थोड़ी सी इसको समझाने में आपकी हेल्प की हो, कॉन्सेप्ट आप लोगों के पास तक पहुंचे हो। अगर फिर भी कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो वीडियो को वापस जाके दोबारा देखें और पेन कॉपी लेके बैठें। अगर बच्चों आपको चैप्टर ये आपको वन शॉट समझ आया है, अगर आपको ये टॉपिक्स क्लियर हुए हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिससे हम अच्छे से मोटिवेट हो सके और आप लोगों को और भी ज़्यादा कंटेंट आप लोगों के लिए अच्छा करके ला सके और यूजफुल चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर सके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कमेंट करके बताएं, लाइक करें, आपको वीडियो कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।